चलो बेटा, आज हम डिस्कस करेंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। ठीक है, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉलिड। ये हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा है अभी ना 7th ग्रेड में। बाकी सब पहले हो गए थे, चैप्टर थोड़ा छूट गया था बीच में, अभी इसको कर रहे हैं। ठीक है, देखो बच्चों, सॉलिड क्या होती है? कोई भी बॉडी सॉलिड मतलब जो रिजिड, ठीक है, जिसमें हम कहते हैं जिसकी शेप और विच हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। सॉलिड बॉडी क्या होती है? विच हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। ठीक है, विच हैव, गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, विच हैव डेफिनेट शेप एंड साइज। ठीक है, लेकिन बच्चों बाय अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने पर बॉडी के शेप और साइज में क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। बाय रिमूविंग द डिफॉर्मिंग फोर्स वो ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने की कोशिश करता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी। मैंने कहा डिफॉर्मिंग फोर्स, बाय अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, बाय अप्लाइंग द डिफॉर्मिंग फोर्स, डिफॉर्मिंग या एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ठीक है, बट by removing the deforming force या external force, body gain its original position। जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो शेप और साइज में क्या होता है? चेंज होता है। लेकिन जब हम एक्सटर्नल फोर्स को जैसे ही रिमूव करते हैं तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन करने की कोशिश करती है। ठीक है, इसी बात को हम लिख सकते हैं टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी, टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी to regain its original, tendency of a body to regain its original configuration, after removal of external force। ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। बॉडी की जो ऐसी प्रॉपर्टी होती है रिजिड बॉडी की, उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे हम लोग के स्प्रिंग है, स्प्रिंग को हम खींचते हैं, जैसे हम स्प्रिंग को छोड़ते हैं तो वो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाती है। ठीक है, हाँ, एक बार इस पॉइंट को नोट करिए, फिर आगे बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है? द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इसमें एक बार लिखना अप टू इलास्टिक लिमिट। अभी बताती हूँ मैं, इलास्टिक लिमिट।
अप टू इलास्टिक लिमिट। सेकंड कैमरे में दिख रहा है ये सब, दिख रहा, अप टू इलास्टिक लिमिट। एक और होती है बच्चों इलास्टिसिटी की डेफिनेशन, द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी oppose any change in its the tendency of a body to oppose any change in its shape and size of a body। बॉडी जो है अपोज करती है अपने शेप और साइज का। जब बॉडी में हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वो अपनी शेप और साइज में जो चेंज हो रहा है उसका क्या करती है, अपोज करते हैं। तो ये दो प्रॉपर्टी है जो आपकी इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं कि हम किस बॉडी को इलास्टिक बॉडी कहेंगे। जो बॉडी एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करने के बाद ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन गेन करती है उसे क्या कहते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ द बॉडी। या वो बॉडी जो अपने शेप अपने चेंज का अपोज करे, शेप एंड साइज में जो चेंज हो रहा है उसका क्या करती है बेटा, अपोज करती है, उसे बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ ए बॉडी। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है विच इज मोर इलास्टिक, स्टील और रबर, स्टील और रबर। देखो क्वेश्चन था, यहाँ देखो इस दो डेफिनेशन है कि आपके पास जब बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करते हैं तो ओरिजिनल पोजीशन को गेन करती है। दूसरा वो अपने चेंज का अपोज करती है। ठीक है, तो मैंने कहा कौन सी बॉडी ज्यादा इलास्टिक है, स्टील या रबर। देखो इसके हिसाब से अगर हम सोचे, इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो रबर अपने ओरिजिनल पोजीशन जल्दी गेन करेगा एज कंपेयर टू स्टील। लेकिन ऊपर पहली फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि द टेंडेंसी ऑफ ए बॉडी टू अपोज एनी चेंज इन शेप एंड साइज। किस बॉडी को आप मोर इलास्टिक कहेंगे, जो बॉडी अपने शेप और साइज का क्या करती है, अपोज करती है। इसको शुद्ध हिंदी में हम ये कह सकते हैं, जिस बॉडी पर ज्यादा फोर्स लगाने पर उसमें चेंज कम हो, जिस बॉडी पर ज्यादा फोर्स लगाने पर चेंज कम हो, वो अपने चेंज का ज्यादा अपोज कर सके। ज्यादा अपोज करेगी तभी तो चेंज कम होगा, वो अपने चेंज का अपोज ज्यादा करेगी तभी तो चेंज क्या होगा, आपका कम होगा ना। तो ऐसी बॉडी को क्या बोलेंगे बच्चों, इलास्टिक बॉडी। क्या बोलेंगे, इलास्टिसिटी। तो इसमें क्या आंसर आएगा, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। फिर से समझते हैं, हिंदी में लिख लो चाहिए ऐसे याद रखने के लिए। किस बॉडी को, कौन सी बॉडी ज्यादा मोर इलास्टिक होगी, जिस बॉडी पर ज्यादा फोर्स लगाने पर उसमें चेंज कम हो। इस चीज को मैं हटाती हूं, यहां से मैं लिखती हूं, जिस बॉडी पर ज्यादा फोर्स लगाने पर चेंज क्या हो, लेस। जिस बॉडी पर मोर फोर्स लगाने पर, समझने के लिए फिजिक्स की लैंग्वेज में ऐसे ही लिखोगे, लगाने पर चेंज इन बॉडी इज लेस। चेंज क्या हो, लेस। वो बॉडी क्या होगी बच्चों, मोर इलास्टिक। इसीलिए मैंने कहा देखो स्टील है, स्टील में तुमने ज्यादा फोर्स लगाया
तब उसने अपने अपोज, पहली डेफिनेशन टेंडेंसी ऑफ अपोज एनी चेंज, वो अपने आप चेंज का अपोज कर रही है, इसलिए वो अपनी पोजीशन में चेंज क्या कर रही है, कम कर रही है। लेकिन वही रबड़ हो, रबड़ में उतना ही फोर्स लगाए तो रबड़ उसका अपोज कम करता है, ठीक है, इसलिए स्टील ज्यादा इलास्टिक है एज कंपेयर टू रबड़, ठीक है। अब रबड़ में और ज्यादा फोर्स लगा तो टूट जाएगा, तो हम एक लिमिट तक ही उस बॉडी पर फोर्स लगा सकते हैं, इसलिए मैंने लैंग्वेज में लिखा टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन अप टू द इलास्टिक लिमिट, एक लिमिट तक ही हम उस चीज को देख सकते हैं, ठीक है। नोट करिए इस बात को बेटा, कोई डाउट है तो बताइए, इससे दो डेफिनेशन में कोई डाउट है तो बताइए कि स्टील मोर इलास्टिक है एज कंपेयर टू रबर, वाई स्टील मोर इलास्टिक है एज कंपेयर टू रबर, इस बात में कोई डाउट है तो बताइए, नहीं बस मैसेज कर दीजिए एक बार। फिर आगे बढ़ते हैं। एक होती है बच्चों परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, बताइए कोई डाउट है बेटा, कोई डाउट है तो बताइए। ओके ठीक है, अब देखिए अब हम बात करते हैं, एक होती है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, एक होती है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब क्या है बेटा, जो बॉडी कंप्लीटली अपनी पोजीशन को क्या कर ले, आफ्टर रिमूविंग ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी completely regain its original position, its original position is called perfectly elastic body, इलास्टिक बॉडी। क्या बोलेंगे उसको, परफेक्टली इलास्टिक। जैसे क्वार्ट्ज फाइबर इसका एग्जांपल अप्रोक्सीमेट है बच्चों, एग्जैक्टली आइडियल नहीं होता, ठीक है। जैसे हम कहें जैसे फाइबर की कोई फर वगैरह होता है, उसको ऐसे टर्न कर दे मुड़ जाएगी, जैसे छोड़ेंगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे एकदम से लगभग कंप्लीटली पोजीशन क्या कर लेती है, गेन कर लेती है। फाइबर पे देखा होगा ना आपने, वो फाइबर की जो बनी हुई होती है एक तरीके से, ठीक है। तो वो क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। एक होती है बच्चों परफेक्टली प्लास्टिक। प्लास्टिक मतलब जो अपनी आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को गेन ना करे। तो इसको लिख लो, इसमें लिख देती हूँ मैं, इसको लिख लो एक बार आप लोग, लिख लो आफ्टर रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग force body not regain its original position, ठीक है। सच दैट क्या होता है, वैक्स, पैराफिन वैक्स या पैराफिन वैक्स ये लिख सकते हो, पैराफिन वैक्स, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल होता है। और बाकी जनरली तो कंप्लीटली तो कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जो अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रखती है बच्चों, गेन करती है। हाँ 95% लगभग क्या होता है आपका क्वार्ट्ज फाइबर, ठीक है। अब कहते हैं कि भाई इलास्टिसिटी का ये रीजन आया क्यों भाई, इलास्टिसिटी
वही इलास्टिसिटी। इसका रीजन क्या देंगे? इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी आई क्यों? एक बार इसको नोट करो, फिर बात करते हैं। हो गया? हाँ, देखो वाई इलास्टिसिटी, वाई इलास्टिसिटी वाई इलास्टिसिटी, वाई इलास्टिसिटी देखो ड्यू टू इंटरमोलिकुलर मोलिकुलर फोर्सेस। इलास्टिसिटी क्यों अराइज हुई? ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। और रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। कैसे? देखो, जैसे आपके पास ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये एग्जांपल भी आपका बुक में ये दे रखा है। ये मॉलिक्यूल्स ऐसे स्प्रिंग से बंधे हुए हैं, ऐसे मान लो आपस में, ठीक है। ये मॉलिक्यूल्स ऐसे आपस में बंधे हुए हैं, ठीक है। ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, ये। जब हम इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे या फिर एक्सटेंड करेंगे, कोई भी सिचुएशन लगाएंगे, जब हम स्प्रिंग को या तो कंप्रेस करेंगे या फिर बेटा एक्सटेंड करेंगे, तो क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स ऐसे अपनी पोजीशन को चेंज करेंगे, ठीक है। हाँ, तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बेटा? यहाँ पे चेंज होगी मॉलिक्यूल्स की। इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में चेंज आएगा। कैसे? पोटेंशियल एनर्जी का इसका विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस ये ग्राफ होता है, ठीक है। इस तरह का ग्राफ आपको ये मिलेगा। ये मैंने न्यूक्लियर फोर्स में थोड़ा बताया था। मान लीजिए ये डिस्टेंस है बेटा आर नोट, ये डिस्टेंस कितनी आपकी? आर नोट। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है? नेगेटिव। और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कैसी है बेटा? पॉजिटिव, ठीक है। हाँ, देखो, जब आप इधर जा रहे हो यहाँ तक, इससे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है इस पॉइंट पर। ये पॉइंट ए दे देती हूँ। एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? मिनिमम। और मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी किसको दिखाती है? स्टेबिलिटी को, कि मॉलिक्यूल्स क्या है? स्टेबल है। उस सिचुएशन में मॉलिक्यूल क्या है बेटा? आपका स्टेबल। अगर और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए बच्चों? मैक्सिमम। तो क्या शो करता है वो? अनस्टेबिलिटी, ठीक है। तो जब हम बॉडी को कंप्रेस या स्ट्रेच करते हैं तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्टर्ब होती है। तो स्टेबिलिटी के लिए वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर गेन आना चाहते हैं। तो देखो, इससे ऊपर जाएं तो भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है, बढ़ेगी। इसके इधर जाएं तो भी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। देखो, इधर जा रहे हैं तभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है ऊपर जाते समय। इधर पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है तो ये इधर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है। तो इसके इधर जा रहे, ए मॉलिक्यूल के इधर इस साइड में, तभी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है आपकी? बढ़ रही है। और इस ए पॉइंट से इधर जा रहे हैं तभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। इसलिए जब हम मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस या रिट्रेस करते हैं तो वो ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए क्रिस्टोरिंग फोर्स वहां पे रोल प्ले करता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है। और स्टेबिलिटी के लिए फिर वहां पे क्या प्रॉपर्टी अराइज हुई? वहां पे उस प्रॉपर्टी को क्या कहा गया? इलास्टिसिटी। क्या कहा गया उस प्रॉपर्टी को? इलास्टिसिटी। बोलो, ये बात समझ आई? यहाँ पे एक बार
लीजिए एक बार। ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होती है इधर, आर क्या है यहाँ पे, ये इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। तो जब स्ट्रेच करोगे तो डिस्टेंस बढ़ेगी और कंप्रेस करोगे डिस्टेंस घटेगी। तो घटेगी डिस्टेंस तभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, और आर बढ़ाओगे तभी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। तो दोनों सिचुएशन में अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी। और इस यूनिवर्स का रूल है, सब हर बॉडी स्टेबल होना चाहती है, तो स्टेबिलिटी के लिए वो अपनी स्टेबल होने के लिए वो अपनी पोजीशन में आने की कोशिश करती है। इसे ही बोलते हैं बेटा इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? इलास्टिसिटी। तो इंटरमोलिकुलर में फोर्सेस में, इंटरमोलिकुलर फोर्स में चेंज के कारण इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है बेटा? अराइज। नोट करिए। अब हम बात करते हैं बच्चों स्ट्रेस और स्ट्रेन का रिलेशन। ठीक है, फिर टाइप ऑफ इलास्टिसिटी लिख लिया। देखो स्ट्रेस क्या होती है बेटा? स्ट्रेस फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, एफ आर बाई। स्ट्रेस क्या होती है? फोर्स पर यूनिट एरिया पढ़ा है ना? ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स कौन सा रोल प्ले करेगा आपका? रिस्टोरिंग फोर्स होता क्या है यहाँ पे? ये रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। ठीक है, हाँ। अब देखो, जैसे आपके पास सबसे पहले बात करते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, टाइप ऑफ स्ट्रेस की बात कर लेते हैं। टाइप ऑफ स्ट्रेस आप लिख लेना, टाइप ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, जैसे आपके पास ये एक सिलेंडर है, इसको तुमने इधर भी खींचा और इधर भी खींचा, इसके लेंथ में चेंज आएगा। इसे बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस। अब मान लीजिए सिलेंडर को तुमने, या कोई वायर है, उसको इधर से भी कंप्रेस कर दिया और इधर से भी कंप्रेस कर दिया, तो इसमें चेंज अलोंग द लेंथ होगा ना। इसे बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस। तो इन दोनों में चेंज किधर हो रहा है? चेंज किधर हो रहा है? चेंज along the length, along the length और एक्सिस। ठीक है, चेंज किधर हो रहा है? बॉडी की लेंथ के अलोंग या एक्सिस के अलोंग हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह की जो स्ट्रेस होती है जिसमें चेंज अलोंग द लेंथ या अलोंग इट्स एक्सिस होगा, उसे बोलते हैं बच्चों लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। ये दो टाइप में होती है, टेंसाइल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। तो इस तरह का जो चेंज होगा ये क्या कहलाएगा आपका? लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, जिसमें चेंज किधर हो? अलोंग द लेंथ, दैट इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। टेंसाइल खींच रहे हो तो, दबा रहे हो तो कंप्रेसिव, किधर होगा चेंज? सिर्फ अलोंग द लेंथ। तो इस तरह का जो चेंज होगा उसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। नोट करिए, हो गया? जल्दी से नोट कर लीजिए। कर लिया? अब बात करते हैं सीरिंग स्ट्रेस की। सीरिंग स्ट्रेस।
सीरिंग स्ट्रेस जैसे बच्चों आपके पास ये वाला सरफेस, कोई भी बुक है मान लीजिए, इसका ये वाला सरफेस आपसे फिक्स कर दिया, ठीक है। जैसे मैं ये कहूँ ये मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है, मैंने नीचे वाला सरफेस फिक्स कर दिया, ऊपर से मैं इस पर फोर्स लगाऊं, ठीक है, तो ये अपनी पोजीशन से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मतलब कि ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, या अपनी पोजीशन से इधर या इधर इतनी डिफॉर्म हो गई, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है, ऐसे रखिए, या अपनी ओरिजिनल पोजीशन से क्या हो गई, डिफॉर्म हो गई, ठीक है। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये मान लिया डेल्टा एक्स चेंज, ये डेल्टा एक्स चेंज, ये एल लेंथ, ये एल लेंथ, ठीक है। हाँ, तो ये जो चेंज हुआ यहाँ पे ये जिसे बोलते हैं सीरिंग स्ट्रेस, इस तरह की जो स्ट्रेस होगी उसे बोलेंगे सीरिंग स्ट्रेस। सीरिंग स्ट्रेस क्या होगी, फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो सीरिंग स्ट्रेस में यहाँ पर वो लिखेंगे सीरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या बोलेंगे, सीरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। हाँ, इस तरह का जो चेंज होगा फोर्स लगाने में, जो आपने फोर्स लगाया इधर, ठीक है, परपेंडिकुलर एरिया कौन सा होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तीसरा होता है बच्चों वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस। जैसे हम ये मान लें लिक्विड है, ये लिक्विड है, इसके अंदर एक बबल है, ये इस तरीके से, तो इस लिक्विड का प्रेशर लग रहा होगा, बाहर से एक प्रेशर और लग रहा होगा, एक्सेस ऑफ प्रेशर पढ़ा था, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पढ़ाया था मैंने तब। तो एक प्रेशर फोर्स इधर से लग रहा है, एक प्रेशर इधर से लग रहा है। प्रेशर क्या है बच्चों, एक फोर्स है, मान ली पी नॉट, ये एफ नॉट फोर्स इधर से लग रहा, एफ फोर्स इधर से लग रहा, ठीक है। हाँ, तो इसकी जो शेप में जो चेंज आता है, मान ली पहले ये थी, बाद में ये हो जाएगी। जनरली लिक्विड के अंदर एक्सेस ऑफ प्रेशर, बाहर का प्रेशर ज्यादा होगा तो हमेशा ये रिड्यूस होगी, हमेशा ये क्या होगी, रिड्यूस। स्ट्रेस को लिखेंगे वही बच्चों, स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। स्ट्रेस का नोटेशन कई बार सिग्मा से लिखा जाता है किसी बुक में, ठीक, किसी में रो से, किसी में सिग्मा से, तो बन जाएगा सिग्मा स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। बस चेंजेस किस तरीके से हो रहे हैं, है सारी स्ट्रेस ही, बस चेंजेस किस तरीके से हैं वो अलग अलग उसकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, उसी के अकॉर्डिंग हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, सीरिंग स्ट्रेस या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, ठीक है। हाँ, नोट करिए इस बात को। इसको प्रेशर से भी लिख देते हैं, यहाँ पे डेल्टा पी भी लिख देते हैं। डेल्टा पी तभी आया ना, देखो एक प्रेशर पी माइनस पी नोट, ये नेट फोर्स लगा ना यहाँ से, उसमें नेट प्रेशर ही तो फोर्स है, तो इसको हम कई बार डेल्टा पी से भी लिख देते हैं, ठीक है। तो प्रेशर भी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर भी क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, और स्ट्रेस में भी आप क्या कर रहे हो, फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन इनमें यहाँ एक डिफरेंस आ रहा है, प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है, और सीरिंग फोर्स जैसे मैंने कहा अलोंग द लेंथ भी लग रहा है, टेंजेंशियल भी लग रहा है। स्ट्रेस टेंजेंशियल भी हो सकती है, अलोंग द लेंथ भी हो सकती है, लेकिन प्रेशर हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। प्रेशर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, यहाँ परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगेगा प्रेशर, इसलिए यहाँ पे डेल्टा पी भी आ जाता है, इसलिए प्रेशर कह सकते हैं, ठीक है। नोट करिए इस बात, प्रेशर ऑलवेज एक्ट परपेंडिकुलर टू द सरफेस, और आपका सीरिंग स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल भी हो सकती है, अलोंग द लेंथ भी हो सकती है, सीरिंग भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। नोट करिए बात ये। यूनिट क्या लिखोगे इसमें सब में, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है आपके पास हर एक केस में, फोर्स पर यूनिट एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, फोर्स की यूनिट न्यूटन और उसकी क्या हो जाएगी आपकी मीटर,
ठीक है, हाँ जी आ गया। बोलिए, कोई कुछ बच्चा कहना चाह रहा है, बोलिए बेटा। अरे स्ट्रेस का कंसेप्ट समझ आ गया? अरे स्ट्रेस क्या है मैं सिंपल ही समझा रही हूँ। स्ट्रेस में कोई डाउट है तो बताइए। आ गया, ठीक है, आगे देखो। अब बात करते हैं बच्चों एक स्ट्रेन की। अब बात करते हैं स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होती है बेटा? चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। टाइप ऑफ स्ट्रेन में, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। सबसे पहले बात करते हैं इसमें बेटा, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। जैसे क्या होगा, डेल्टा एल बाई एल। जैसे मैं कहूँ ये सिलेंडर है, कोई वायर है सिलेंड्रिकल, इसकी लेंथ एल थी, फोर्स लगाया इस पे फोर्स लगाया, ठीक है, तो ये इसकी लेंथ चेंज हो गई, कितनी होगी बेटा? एल डैश। यहाँ तक थी पहले, ये इतनी चेंज होगी तो पूरी लेंथ कितनी बन गई? ये एल डैश। तो चेंज ये डेल्टा एल का आया। डेल्टा एल किसके बराबर होगा? एल डैश माइनस का एल। ये वायर थी, ये यहाँ पे फिक्स थी, इसको खींच दिया पकड़ के अलोंग द लेंथ, तो इसकी लेंथ ओरिजिनल पोजीशन से इतनी चेंज हो गई, तो इसे क्या बोलेंगे? चेंज इन लेंथ। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या होगी? चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, नो डायमेंशन फार्मूला, स्नेल फार्मूला। और कोई नो यूनिट, कोई यूनिट नहीं होती, कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता, ठीक है। एक होता है बेटा हमारे पास, ये आ गया आपके पास लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। एक होता है वॉल्यूम स्ट्रेन। वॉल्यूम स्ट्रेन में क्या लिख दोगे? डेल्टा वी बाई वी। जैसे मैंने कहा ये लिक्विड है, इसके अंदर ये एक बबल था, इसके ऊपर प्रेशर लगा, इसके वॉल्यूम में चेंज आया, वॉल्यूम कम हो गया, जिसे बोलेंगे वॉल्यूम में जो प्रेशर के कारण, जो फोर्स के कारण जो चेंज आया, वॉल्यूम में जो चेंज हुआ लिक्विड के, इसे बोलते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन, ठीक है। एक होता है बच्चों शियर स्ट्रेन। शियर स्ट्रेन अभी मैंने समझाया कि ये मान ली एक बुक है या ब्लॉक है, ऐसे रखा था, इसका ये वाला सरफेस फिक्स था, इसको आपने इस वाले सरफेस पे फोर्स लगा के यहां से इतना डिस्प्लेस कर दिया, डेल्टा एक्स और एल, तो ये एंगल थीटा। शियर स्ट्रेन, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका? डेल्टा एक्स बाई एल। और देखो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसको क्या बोल सकते हो? tan थीटा। तो tan थीटा बराबर डेल्टा एक्स बाई एल। और इस स्ट्रेन में जो चेंज होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, जब थीटा स्मॉल हो, व्हेन थीटा क्या है? स्मॉल। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हो बेटा? थीटा। तो आप ये भी लिख सकते हो थीटा बराबर डेल्टा एक्स बाई एल।
तो शियर स्ट्रेन क्या है, थीटा एंगल से डिनोट कर सकते हैं, डेल्टा एक्स बाई एल। ठीक है, तो टाइप ऑफ स्ट्रेन थी ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन और शियर स्ट्रेन। ठीक है, नोट करिए। हाँ, थीटा किस में मेजर करते हैं, रेडियन में। थीटा किस में लिखोगे, मेजर डिग्री में नहीं, रेडियन में मेजर करेंगे। हाँ, हो गया। वॉल्यूम स्ट्रेन, जैसे आपके पास एक बबल है, ठीक है, हाँ, मान लो कोई बॉल ही मान लो, 3 डायमेंशन है, उसमें तुमने प्रेशर लगाया तो पुश हो जाएगी। ठीक है, तो उसका जो चेंज होगा वो वॉल्यूमेट्रिक होगा ना, 3 डायमेंशन तीनों साइड से। इसलिए क्या बबल में, जब जनरली हम बबल के अंदर, लिक्विड के अंदर बबल की बात करते हैं, लिक्विड में कोई भी आपके पास बॉडी रखी है उस पर प्रेशर लगा रहे हो, तो क्या होगा, इसके अंदर लिक्विड में हमेशा एक्सेस ऑफ प्रेशर बात करी थी, तो एक्सटर्नल प्रेशर ज्यादा होगा इंटरनल की बजाय। एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, इंटरनल की बजाय, तो ये कंप्रेस हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, कंप्रेस। ठीक है, कंप्रेस होगी तो साइज कम होगा वॉल्यूम, तो इसके लिए नेगेटिव, और एक्सटेंड होगी तो वॉल्यूम पॉजिटिव आ जाएगा। जनरली लिक्विड में कंप्रेशन होता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव लिख दिया जाता है बुक्स में भी। अगर एक्सटेंशन हो रहा है तो पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, हाँ, जनरली कंप्रेशन ही होता है, क्योंकि एक्सेस ऑफ प्रेशर आप पढ़ चुके हो 4S/R, सोप बबल और लिक्विड बबल के अंदर एक्सेस ऑफ प्रेशर था, एक्सटर्नल प्रेशर माइनस इंटरनल प्रेशर। अरे था या नहीं था? हाँ, जल्दी से नोट करिए। हो गया? अब बात करते हैं बच्चों हुक्स लो, हुक्स लो। ये लोग कहता है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। जैसे मैं कहूं एक स्प्रिंग है, उसको आप खींच रहे हैं, तो आपने उसको थोड़ा खींचा, छोड़ दिया, वो ओरिजिनल पोजीशन को गेन कर लेगी। लेकिन आप उसने बहुत ज्यादा खींच दिया तो परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। उसको पूरा ही सीधा खींच दिया, या रबर है उसको खींचोगे तो ब्रेक हो जाएगा, है ना। स्ट्रिंग है उसको खींचे जा रहे, और ज्यादा खींच दोगे, और ज्यादा खींच दोगे, टूट जाएगी एक लिमिट के बाद। जैसे रबर है, खींचोगे, खींच रहा है, फिर एकदम से ब्रेक हो जाएगा। तो एक लिमिट तक ही क्या हो रहा है कि स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। क्या हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में भी पढ़ेंगे, ये स्ट्रेस, ये क्या है, स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ाऊंगी, उसमें पढ़ाऊंगी और अच्छे से। जैसे आपने फोर्स लगाया तो बढ़ रहा है स्ट्रेन, एक लिमिट तक बढ़ेगा, उसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाएगी। यहां तक तो क्या हो रहा है, अगर आप यहां तक फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन गेन कर लेगी। उसके बाद क्या आएगा, परमानेंट डिफॉर्मेशन, और उसके बाद और भी ज्यादा अगर आपने फोर्स लगा दिया तो एक ये हो जाएगा ब्रेकिंग स्ट्रेस। उस लिमिट के बाद वो ब्रेक हो जाएगी। तो आप इसको एक लिमिट तक ही क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, स्ट्रेन के। तो इसको बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। तो स्ट्रेस
क्या है यहाँ से आपका स्ट्रेस, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो ई लिख दिया। ई क्या है, इलास्टिसिटी। जैसा कि मैं बता रही थी कि बॉडी रिगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो वो प्रॉपर्टी क्या थी आपकी, इलास्टिसिटी। तो ई इलास्टिसिटी क्या बनी आपकी, स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन। एक इलास्टिक लिमिट तक ही स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके बेटा, स्ट्रेन के। इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन क्या कहलाएगा आपका, इलास्टिसिटी। नोट करिए एक बार। हाँ, इसको बोल देते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। हाँ, कर लिया नोट। अब बात करते हैं टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Type of modulus of elasticity सबसे पहले बात करते हैं बच्चों इसमें यंग्स मॉडुलस। इसको वाई से या गामा से लिख दिया जाता है। ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जैसे मैंने कहा अभी समझा एक वायर है, ये फिक्स है ऊपर से, इसको पकड़ के खींच दिया, ठीक है। तो अलोंग द लेंथ फोर्स लगा, फोर्स किधर लगा, अलोंग द लेंथ, ठीक है। तो ये एल और ये जो चेंज आया क्या है आपका डेल्टा एल, ठीक है। तो इसे क्या कहा था, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन क्या कहलाएगा, यंग मॉडुलस। स्ट्रेस को क्या लिख सकते हो बच्चों, फोर्स अपॉन एरिया, और लेंथ डेल्टा एल अपॉन में एल। चेंज इन लेंथ को डेल्टा एल से लिखोगे अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। हाँ, ये था आपका यंग मॉडुलस। ये क्या कहलाएगा आपका यंग मॉडुलस। इसको डिटेल में बाद में न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, अभी बेसिक में बता रही हूँ। उसके बाद आता है बच्चों आपके पास शियर मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। दूसरा नाम है इसका शियर मॉडुलस, ठीक है। हाँ, इसको नीटा से लिख देते हैं या किसी बुक में जी से भी लिखा मिल सकता है, ठीक है। हाँ, नीटा या जी से नोटेशन मिलेगी आपको, अच्छी बुक्स में नीटा मिलेगी, अदरवाइज जी मिलेगी नोटेशन इसकी, ठीक है। हाँ, तो क्या बनेगा इसका, स्ट्रेस फोर्स वही होगा आपके पास, शियर स्ट्रेस अपॉन शियर स्ट्रेन। जैसे आपने कहा, मैंने एग्जांपल दिया, ये चीज फिक्स है यहाँ पे, आपने इसको डिफॉर्म करके फोर्स लगा के ये डेल्टा एक्स और ये आपका एल, ये एंगल थीटा। तो नीटा को आप लिख सकते हैं यहाँ से एफ बाई ए डेल्टा एक्स बाई एल, और डेल्टा एक्स बाई एल मैंने अभी समझाया, क्या लिख सकते हो, थीटा। तो नीटा को आप लिख सकते हो एफ बाई ए इंटू थीटा। नीटा क्या, शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, दोनों इसी के नाम है, शियर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, ठीक है। हाँ, एक होता है बच्चों बल्क मॉडुलस या प्रेशर भी बोल देते हैं इसको,
वही है लिक्विड बबल के अंदर हम बात करें, ये लिक्विड है, प्रेशर लगाएंगे तो इसका क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। ठीक है, इसको बीटा से लिख दिया जाता है। क्या होगा आपके पास, वही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूम स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेस फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेन डेल्टा वी बाई वी। कंप्रेशन हो रहा है तो क्या आ जाएगा वहां पे, नेगेटिव। और इसको हम प्रेशर भी लिख सकते थे, मैंने कहा था ना डेल्टा पी बराबर एफ बाई ए बबल के केस में। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बीटा बराबर डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी अपॉन में वी। इसे बोलते हैं बल्क मॉडुलस। एक होती है बच्चों कंप्रेसिबिलिटी वर्ड, मैंने पीछे न्यूमेरिकल में भी करवाया था ऑर्गन पाइप वाले में। ठीक है, एक होता है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, इसको के से लिख देते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस क्या कहलाएगा बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी। रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस क्या कहलाएगा बेटा, कंप्रेसिबिलिटी। समझ आया, बताइए ये बात आप सब। यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। एक न्यूमेरिकल देख लो छोटा सा, उसके बाद कल डिस्कस कर पर आज, या फिर आज बेसिक इतना ही पढ़ लो। ठीक है, ये बेसिक एक बार आज बेसिक पढ़ लो, फिर कल इसके न्यूमेरिकल्स और इन तीनों में क्या डिफरेंस हो डिस्कस करें। ठीक है, हम एक बार अटेंडेंस ले लेते हैं।